नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश की राजनीति की। जी हां, 29 तारीख को उन्होंने बैठक बुलाई है अपनी पार्टी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी और बिहार के सभी विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष की बैठक दिल्ली में होगी। सभी विधायकों की जिम्मेवारी दी गई है कि 1, 2, 3 करके जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनको साथ लेकर दिल्ली पहुंची। वाकई में 29 तारीख को लेकर सबकी नज़र दिल्ली पर टिकी हुई है कि आखिर ये बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। और उस बैठक के आहूत होते हुए ही जिस तरीके से सुशील मोदी का बयान आया कि ललन सिंह को लालू की नज़दीकी भारी पड़ गई, ललन सिंह को हटाने के लिए ये जाल बूंदा जा रहा है, मतलब एकदम सुशील मोदी का निशाना पर तीर लगा है, ऐसा उन्होंने राजनीतिक रूप से नीतीश को घेराबंदी कर ही दी है। क्योंकि खबरें यही है कि ललन सिंह की विदाई होगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ललन सिंह की विदाई का कारण क्या है। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं या जो कुछ दिख रहा है, 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिस वजह से ललन सिंह और नीतीश के बीच दूरियां बढ़ी हैं। पहली वजह देखिए, ललन सिंह का लालू के परिवार के करीब होना ये कोई अप्रत्याशित चीज नहीं है या कुछ ऐसी घटना नहीं थी या ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेकर नीतीश असहज हो जाए। क्योंकि ललन सिंह के माध्यम से सरकार कैसे चले, किस तरीके से चले, ये लालू बीच में ललन सिंह के सहारे ये राजनीति वो कर रहे थे। विश्वत्री का चेयरमैन कौन बने, विश्वत्री में कहाँ बने, कौन मंत्रिमंडल का कैसा सेक्रेटरी होएगा, ये चीजें ललन सिंह बीच में मीडिएट कर रहे थे। कई मौके पर इस बात को लेकर नीतीश थोड़ा असहज भी हुए कि संवाद वाहक के रूप में ललन सिंह का जो अपना अंदाज है बात करने का, उस अंदाज से थोड़ा उनकी असहजता दिखी कई मौके पर। लेकिन ये लड़ाई तब सतह पर आ गई जब वो अशोक चौधरी को लेकर तल्ख प्रतिक्रिया भी व्यक्त की और कार्रवाई की भी बात करने लगे। वजह भी स्वाभाविक था कि जिस तरीके से सुदर्शन को, राजू सिंह के पोता को अशोक चौधरी बार बार उनके कंस्टिट्यूएंसी में जाकर उनके राजनीति को प्रभावित करते थे, ऐसे में ललन सिंह के लिए आक्रोश में आना, असहज होना स्वाभाविक भी था। और अशोक चौधरी जब से कुणाल जी के बेटे से शादी हुई है तो वो अपना भूमिहार के साथ जो राजनीति होते हैं वो नैरेटिव चलाना शुरू करके अपने दामाद को कहीं न कहीं जगह दिलाना चाह रहे हैं, ऐसी भी कोशिश उन्होंने शुरू की। तो टकराव वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि ललन सिंह मुंगेर कंस्टिट्यूएंसीज को लेकर वो काफ़ी सहज हैं और उसमें कोई इस तरीके का हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं करते। और लखीसराय, बड़हैया, बेगूसराय, मुंगेर का जो कंस्टिट्यूएंसीज है, बाढ़ का जो कंस्टिट्यूएंसीज है, उस कंस्टिट्यूएंसीज में भूमिहार की राजनीति को अपने पोजीशन से बाहर निकलने देना नहीं चाहते हैं। अनंत सिंह आज जिसका जो हश्र हुआ है उसकी भी वजह यही है कि ललन सिंह व्यक्तिगत रूप से अनंत सिंह के खिलाफ हो गए। तो ये जो राजनीति है, इस राजनीति में सीधे सीधे हस्तक्षेप अशोक चौधरी से करने लगे और अंततः अशोक चौधरी को जमुई के प्रभारी मंत्री से हटना पड़ा। अशोक चौधरी के विभाग में कसाई हो गई, सेक्रेटरी से लेके एक भूमिहार अधिकारी की वहां पोस्टिंग भी कर दी गई कि अशोक चौधरी पर नकेल रखी। ये सारी चीजें चल रही थी। फिर दल भीम सम्मेलन भी हुआ, भीम संसद भी हुआ, उसमें अशोक चौधरी कुछ ऐसी बातें उन्होंने दिखाने की कोशिश की मंच के सहारे जिसको लेकर ललन सिंह थोड़ा असहज दिखे। और यही वजह रही कि इतना बड़ा सम्मेलन होने के बावजूद भी, नीतीश के तारीफ करने के बावजूद भी अशोक चौधरी वो जगह नहीं बना पाए जो जगह बनाने के लिए उन्होंने इस तरीके का रैली किया था या संसद बुलाया था। वजह ललन सिंह। और ललन सिंह की दूसरी बात, जो जिस बात को लेकर नीतीश असहज हुए कि लालू
और उनके बीच वो सेतु का काम कर रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन लालू के एजेंडे पर ललन सिंह काम करने लगे तो फिर नीतीश सहज नहीं रहे। याद होगा ठाकुर का कुआं वाले इशूज पे ललन सिंह मनोज झा के बयान के साथ खड़े हो गए थे और उसके 24 घंटे के अंदर ही संजय झा उस बयान को उलट देते हुए उन्होंने ललन सिंह के बयान को खारिज कर दिया था। मतलब साफ था कि आप प्रशासनिक जो मसले हैं उस मसले पर आप लालू का संवाद लेकर आ रहे थे, वो तब तक तो सही था, लेकिन लालू के एजेंडे को जब आप जदयू पर थोपने लगे तो कहीं न कहीं नीतीश असहज हो गया और उसी असहजता की वजह से आज लगभग ये तय हो गया है कि ललन सिंह की विदाई होगी। विजय चौधरी का जाना, फिर ललन सिंह के घर तक नीतीश का छोड़ना, ये सारी चीजें ये संकेत है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अपने पार्टी को लेकर जो चीजें दिख रही हैं या जो चीजें अभी सामने है वो उसको नीतीश कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि नीतीश अशोक चौधरी जैसे लोगों को संभालने के लिए जो टूल का वो इस्तेमाल करते हैं वो टूल अस्थायी नहीं है, वो सिर्फ प्रशासनिक लहजे हैं जिसके सहारे वो कंट्रोल करते हैं। शिक्षा विभाग को कंट्रोल करना, वो सारी चीजें प्रशासनिक महकमों वाली जो चीजें हैं उसके सहारे वो करते हैं। लेकिन जो राजनीति होनी चाहिए, राजनीति के इशू पर जो सवाल खड़े होने चाहिए थे, उससे आज भी जदयू बच रही है। नीतीश अभी भी नरेंद्र मोदी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने से बचते हैं, उनकी पार्टी भी राजनीतिक बयानबाजी करने से बचती है कि राजनीतिक बयानबाजी से हमेशा वो अपने आप को अलग रखते हैं। सिर्फ जब चर्चा करेंगे तो वो काम का चर्चा करेंगे, काम के सहारे वो मोदी को चुनौती देने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं, जबकि ये लड़ाई पूरी तौर पर वैचारिक लड़ाई हो गई है। ऐसे में जाति जनगणना को लेकर भी जो लालू की इच्छा थी कि इसको हम एक राजनीतिक मैलेज के रूप में इस्तेमाल करें, नीतीश उससे भी परहेज करते दिखे। कई ऐसे मसले आए जिस मसले पर सीधे तौर पर नीतीश मोदी पर हमला करने से बचते भी दिखे। कई ऐसे मौके आ रहे हैं जिसमें मोदी को लेकर वो असहज है, लेकिन वाजपेयी की तारीफ करने से नहीं बचते हैं, रुकते हैं। क्योंकि देखिए ये लड़ाई वैचारिक लड़ाई है और राजनीति वैचारिकता के आधार पर ही चल सकती है इस देश में, ये तय है। आप उसके आर में जो योजनाएं हैं, योजनाओं को लेकर आप लोगों तक पहुंचिए, लेकिन योजनाओं के सहारे बहुत दिनों तक राजनीति नहीं हो सकती है। आज केजरीवाल भी उस पोजीशन पर आकर आज उनके पास बड़ी समस्या है कि ये देश, इस देश में दो आइडियोलॉजी है। एक धर्मनिरपेक्षता वाली जो आइडियोलॉजी है, मतलब सबको साथ लेकर चलने, वो धर्मनिरपेक्षता नहीं की, सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति, एक वो राजनीति है, एक हिंदुत्व की राजनीति है। कांग्रेस जब सबको साथ ले जाने वाली राजनीति से इतर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की तो आज कहां खड़ा है वो आप देख सकते हैं। और उस तुष्टीकरण की वजह से जो एक अलग तरीके की राजनीति, जातिवादी राजनीति इस प्रदेश में खड़ा हुआ, इस देश में खड़ा हुआ, और वो जातिवादी राजनीति भी जब तुष्टीकरण का काम करना शुरू कर दिया, मुसलमानों के उस तमाम नाजायज मांग के साथ भी खड़े होते हुए दिख गए, तो आज हिंदुत्व यहां पहुंच गया है। इसलिए ये लड़ाई पूरी तौर पर आइडियोलॉजी की लड़ाई है और आइडियोलॉजी की लड़ाई में नीतीश कमजोर है। संकट यही है। इसलिए शहाबुद्दीन ने जो कहा था कि ये परिस्थिति के सीएम हैं, आज इनके पक्ष में न परिस्थिति है न पार्टी का वो संरचना है जिसके सहारे वो मजबूती से खड़े हो सके। और यही वजह है कि नीतीश लगातार पार्टी के अंदर प्रयोग करने जारी रखना चाहते हैं। लेकिन संकट ये है कि जिस वो मना स्थिति से गुजर रहे हैं, प्रशासनिक जो उनका पकड़ है वो तो ढीली हो ही गई है। अगर वो पार्टी का भी कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो पार्टी की क्या स्थिति होगी सोच सकते हैं। इसलिए ललन सिंह जैसे लोग या विजय चौधरी जैसे लोग आज जो कुछ भी दिख रहा है वो वजह यही है कि नीतीश हमेशा टाइट कुर्ता वाले को ज़्यादा पसंद किए,
थोड़ा स्मार्ट लोगों को ज़्यादा पसंद के, हिंदी इंग्लिश वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस विचारधारा से आते हैं उस विचारधारा से आने वाले लोगों का पसंद आज भी आप देखिए ना, नीतीश के साथ कौन रहे, अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी, जिनका कोई अपना सामाजिक आधार नहीं है, बस स्मार्टनेस एक है, जी 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 कह सकते हैं, उनकी राजनीति में हाँ में हाँ मिला सकते हैं। तो ये जो स्थिति है, वो स्थिति आज नीतीश के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनकर सामने आ गया है। और ऐसे में तय मानिए कि नीतीश के पास अब बहुत ही लिमिटेड विकल्प है, मतलब पार्टी छोड़ने, गठबंधन बदलने का नहीं, राजनीति में बने रहने के लिए उनके पास बहुत ही लिमिटेड विकल्प है। और 2024 का लोकसभा चुनाव उनके राजनीति का इतिश्री होता है या फिर वो कुछ दिनों तक खींचते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि वाकई में जिन चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़े थे, डेवलपमेंट 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 के सहारे आप विचारधारा नहीं है तो फिर आप राजनीति में टिके नहीं रह सकते। लेकिन नीतीश कुमार तो 25 वर्ष रह गए, ये भी एक उदाहरण है, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। लेकिन इन सब के इतर जो महत्वपूर्ण बात है कि आज नीतीश अकेले पर रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने उस राजनीति के विचारधाराओं के साथ लोगों को जोड़ कर नहीं रखा जो आज उनके साथ लोग खड़े होते।